हाँ, तो चलो आ जाओ दोस्तों, हम लोग हमारा टाइप्स जो पिछले लेक्चर में बाकी था उसे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हम लोगों ने इक्वल वेक्टर्स तक देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नाम ही सजेस्ट करता है अनलाइक के लिए क्या होगा या एंटी पैरेलल के लिए क्या होगा, है ना। एंटी पैरेलल हमारे पास होना चाहिए। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब कैसे, तो अगर कोई वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है ए वेक्टर, ठीक है ना। अब इस ए वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, बराबर। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब यहां पे ये आने वाला वेक्टर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला वेक्टर, ये ए का एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। इसका मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शंस, दोनों वेक्टर्स की जो भी डायरेक्शंस है वो एक दूसरे की कैसी चाहिए, अपोजिट चाहिए। सो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स जो हैं उसे हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, अगर मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो क्या एंगल तुम लोग बता सकते हो? हाँ, तो तुम लोग इस वेक्टर को यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। देखो हम लोगों ने कल ही देखा था, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट किया जाए। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है तो इस वेक्टर को ऐसा पैरेलली शिफ्ट किया जाए तो वो वेक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो वेक्टर वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहां पे मैंने बी वेक्टर को ऐसा पैरेलली शिफ्ट किया यहां पे, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट बन गए, तो इनके बीच में एंगल जो थीटा होगा वो एंगल एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में होगा 180। अब अगर मैंने नेक्स्ट सवाल तुमको पूछा कि अगर भाई साहब मेरे पास पैरेलल वेक्टर से, कैसे वेक्टर से, पैरेलल वेक्टर से सवाल पूछ रहा हूं मैं, दो पैरेलल वेक्टर्स मेरे पास प्रेजेंट है, मान लो कि ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, और मैंने बी वेक्टर लिया दूसरा, सपोज ये वाला वेक्टर मैंने ले लिया, ये बी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है, तो क्या तुम लोग इन दोनों के बीच में एंगल बता सकते हो? हाँ, आराम से। ये पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू भाई साहब अपने पास कितनी आ जाएगी, 0, बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब हम लोग बात करने वाले निगेटिव वेक्टर्स के बारे में, तो ये वाला पार्ट तो ये वाला तुम्हारा हो गया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो निगेटिव वेक्टर, ठीक है, तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है देखो, तो 6 नंबर का टाइप है हमारा निगेटिव वेक्टर। नाउ व्हाट इज अ निगेटिव वेक्टर? ठीक है, तो पहली बात समझ लो, निगेटिव वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है। तो कोई भी अगर निगेटिव वेक्टर है ना, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर में, कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव वेक्टर ऑलवेज हैव सेम मैग्नीट्यूड। निगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आ जाए, एग्जैक्टली सेम आता है। अच्छा, तो निगेटिव वेक्टर कैसे कहा जाए मैं बताता हूं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज मान लो कि ये मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, तो ये वेक्टर मेरे पास आ गया, ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग मानेंगे ए वेक्टर, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव वेक्टर कौन सा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इसकी जितनी लेंथ है ना उतनी लेंथ होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ए वेक्टर की लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ बी वेक्टर की है, तो हम लोगों ने लेंथ मार्क कर ली, करेक्ट, पैरेलल लाइन से, तो लेंथ हम लोगों ने मार्क करी, ठीक है ना। अब निगेटिव वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, लेकिन इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए।
इसका मतलब ए वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड बी का होना चाहिए, लेकिन बी की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, अपनी भाषा में, सहज सरल भाषा में हम लोग बोलेंगे पलटीमार वेक्टर। पलटीमार वेक्टर इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर प्रेजेंट है, सपोज मान लो कि ये सी वेक्टर है, अगर तुम लोग इस वेक्टर की पलटी मारोगे, इसका मतलब लेंथ वगैरह चेंज नहीं करोगे, सिर्फ तुम लोग क्या करोगे, ये वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में है ना, तो इस वेक्टर की पलटी मारोगे तो इस वेक्टर को नीचे डायरेक्शन में लाओगे, है ना। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सिर्फ पलटी मारा है, हम लोगों ने लेंथ चेंज नहीं किया है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहा लेकिन डायरेक्शन बदल गई, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे माइनस सी वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड सेम हुआ, डायरेक्शन उल्टी हुई, है ना, तो इसलिए माइनस सी वेक्टर, हेंस इट इज कॉल्ड एज निगेटिव वेक्टर। ये निगेटिव वेक्टर है, ये सी का निगेटिव हो गया। तो किसी भी वेक्टर का अगर तुम्हें निगेटिव करना है तो क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है, उसकी डायरेक्शन बदल देना है। तो यहां पे अगर मेरे पास ये ए वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में है तो यहां पे मेरे पास ये बी वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकता हूं कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। तुम लोग ऐसा लिखो, या तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर, जो बी वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड तो ए के साथ ही है, ए के बराबर ही है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, इसलिए इसको निगेटिव वेक्टर कहा गया है। या किसी वेक्टर की अगर तुम लोग डायरेक्शन इमीडिएटली रिवर्स कर देते हो तो उसको निगेटिव वेक्टर बोला जाता है और उसको माइनस से डिनोट किया जाता है। क्लियर? चलो आगे के टाइप में बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी निगेटिव ऑफ अ वेक्टर देख लिया, कंप्लीट कर दिया ये निगेटिव ऑफ वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल है, तो देखो यहां पे ध्यान दो, कोप्लानर वेक्टर। तो हम लोग बात करने वाले भाई साहब किसके बारे में बात करने वाले, कोप्लानर। अभी अगर तुम लोग यहां पे देखोगे तो इस नाम पे ही इंडिकेट हो रहा है, देखो, है ना, प्लेन और को, तो इसका मतलब हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं सेम प्लेन। तो ऐसे दो वेक्टर्स, ऐसे तीन वेक्टर्स, ऐसे चार वेक्टर्स, कितने भी वेक्टर्स, जो वेक्टर्स सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो उन सभी वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है ना। तो अगर हम लोगों ने कोई प्लेन लिया, ठीक है, तो प्लेन निकालने के लिए मैं ऐसे कोई भी चार पॉइंट्स ज्वाइन करूंगा, चार पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने के बाद जो भी चीज बनती है उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन। ठीक है ना। तो अब देखो, ये एक वेक्टर ऐसा है और ये दूसरा वेक्टर ऐसा है, ठीक है ना, तीसरा वेक्टर मेरे पास एक ऐसा है, ठीक है, और चौथा वेक्टर मेरे पास ऐसा है। अब मुझे बताओ, ये चारों के चारों वेक्टर कोप्लानर है क्या? हाँ सर, ये चारों के चारों वेक्टर कोप्लानर है। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों वेक्टर एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट होते हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। चलो, अगर मैंने ऐसा थोड़ा घुमा के बोला, द थ्री वेक्टर्स, मैंने ऐसे बोला, फॉर्मिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाने वाले तीन वेक्टर्स। अब बताओ वो कोप्लानर है क्या? तो तुम लोग सोचोगे हाँ सर, ट्रायंगल बनाने वाले तीन वेक्टर, तो ट्रायंगल तो प्लेन ही है ना, कोई भी ट्रायंगल किसी भी प्लेन में ही रहेगा ना, और अगर कोई भी ट्रायंगल किसी भी प्लेन में रहेगा तो 100% वो कोप्लानर वेक्टर रहेंगे। तो तुम लोग कैसे भी वेक्टर्स निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो वो कोप्लानर है। अच्छा, चलो हम लोगों ने ऐसा कंसिडर किया। देखो अब यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होने वाला है, तो मैं यहां पे कुछ एक्सिस निकाल लेता हूं पहले। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, देख लेना इसको, कॉम्प्लिकेटेड चीजें देख लेना है, ठीक है। ये मेरे पास एक वाई एक्सिस प्रेजेंट है,
ठीक है ना। तो ये कौन सा प्लेन बना सर? ये प्लेन बना XY प्लेन, बराबर है ना। ये कौन सा प्लेन बन गया भाई साहब? XY प्लेन। तो अपना बोर्ड जो है, ये बोर्ड कौन सा प्लेन बन गया? XY प्लेन। तो अगर मैंने तुमको बोला X और Y एक ही प्लेन में है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि सर ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंने यहां पे ऐसी एक लाइन निकाली, ये बराबर ऐसी, और मैंने बोला ये Z, बराबर। तो तुम लोग इस प्लेन को देख सकते हो, बराबर। तो ये प्लेन कैसा है पता है? ये प्लेन ऐसा है, ऐसा प्लेन है, बाहर आने वाला प्लेन। तो मैंने जो Z एक्सिस निकाली है, ऐसा बाहर आने वाली Z एक्सिस निकाली है, बराबर। तो ये Z एक्सिस जो हमारी है, ये ऐसे बाहर पॉइंट करती है, ठीक है ना, बाहर आने वाली। लेकिन ऐसा बाहर आने वाली तो लाइन में दिखा नहीं सकता ना, तो इसलिए मैंने बोर्ड पे ऐसी लाइन दिखाई है, ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे बोलो कि ये कौन सा प्लेन बना, और तुम लोग मुझे बताओ कि ये कौन सा प्लेन बना। तो इन दो प्लेन के तुम्हें नामकरण करने हैं। तो ये पहला तो बना XY प्लेन, ठीक है नहीं। दूसरा बन गया YZ प्लेन, जो बोर्ड के बाहर आने वाला YZ प्लेन। और तीसरा बन रहा है ये, है ना। तो यहां पे कौन कौन सी साइड्स प्रेजेंट है? ये वाली X साइड प्रेजेंट है, ऐसी ये वाली X, और ये बाहर आने वाली Z, बराबर। तो तुम लोग आराम से इसका भी नामकरण कर सकते हो, इनका भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे X और Z प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा XZ प्लेन। कौन सा प्लेन आएगा भाई साहब? XZ प्लेन आएगा ये। इसमें X और Z एक्सिस प्रेजेंट है। और अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ऊपर, तो यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि ये सर YZ प्लेन आ गया, है ना। और ये हमारा XY प्लेन तो पहले से है ही। तो दिस इज आवर XY प्लेन एंड दिस इज द ओरिजिन, बराबर। तो ऐसा स्पेस में होता है। तो स्पेस में पहला ये XY प्लेन प्रेजेंट होता है, इसके बाद में ये XZ प्लेन प्रेजेंट होता है, X और Z, और बाद में ये YZ प्लेन प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास ये तीन प्लेन प्रेजेंट होते हैं स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में। हम लोग ये तीन एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं, तीन प्लेन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है सर। इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत है? कि क्वेश्चन है मेरे पास। देखो, मैंने एक वेक्टर लिया, सुन लेना, एक वेक्टर मैंने यहां पे लिया, ऐसे ये मैंने लिया, सपोज B वेक्टर मान लो इसको B, ठीक है ना। और मैंने और एक वेक्टर लिया, ये यहां पे लिया, इधर नीचे, है ना। ये नीचे भी जा सकता है, फिर ये यहां पे कंसिडर कर लो, कहां पे भी। तो यहां पे मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया, देखो ये, तो ये मैंने A वेक्टर लिया, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, सुन लेना अच्छे से। ये A और B वेक्टर दोनों सेम प्लेन में है क्या? क्वेश्चन क्या है, ये A और B, ये जो दो वेक्टर दिख रहे हैं तुम्हें, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन में है क्या? ये क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ। नहीं है कि नहीं? ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, तो दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो ये कोप्लानर है क्या? नहीं है कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी घटिया तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है। सुन लेना, मैंने क्या बोला, ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम प्लेन रिप्रेजेंट करते हो, तो पहले दिमाग पे जोर डालो। तुमको ऐसा सोचना है, इन दोनों वेक्टर्स में से कोई प्लेन पास हो सकता है। तो यहां पे ये पॉइंट है इसका, यहां पे ये पॉइंट है इसका, है ना। यहां पे एक पॉइंट है इसका, और यहां पे एक पॉइंट है इसका। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने के बाद इनमें से ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल पास हो रहा है, तो इन दोनों में से एक प्लेन पास हो रहा है। ये ऐसा थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन है, मैं जानता हूं, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स में से एक प्लेन पास हो रहा है। और अगर इन दोनों वेक्टर्स में से अगर एक प्लेन पास हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर? दो वेक्टर अगर तुम्हें कभी भी मिल जाए, टू वेक्टर्स, इनको हम लोग देख सकते हैं ऑलवेज, यहां पे मैं वर्ड इंपॉर्टेंट यूज कर रहा हूं, ऑलवेज कोप्लानर। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर होंगे, ऑलवेज कोप्लानर होंगे। हाँ, तीसरा वेक्टर अगर हम लोगों ने लिया, और तीसरा वेक्टर सपोज मान लो हम लोगों ने इस प्लेन में लिया, तो इन तीनों में से एक प्लेन नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हैं नॉन कोप्लानर। समझा? तो कोप्लानर और नॉन कोप्लानर दोनों वेक्टर्स को मैंने एक साथ बता दिया।
ठीक है। सो कोप्लानर वेक्टर्स, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई प्लेन में सभी एक्स वाई प्लेन में ही रहने चाहिए, सभी वाई जेड प्लेन में ही रहने चाहिए, सभी एक्स जेड प्लेन में ही रहने चाहिए, ऐसे वेक्टर्स कोप्लानर नहीं है। किसी भी वेक्टर्स में से अगर प्लेन पास कर पा रहे हो, 100 रहने दो, अगर सब में से एक ही प्लेन पास हो रहा है तो वो कोप्लानर वेक्टर्स है। लेकिन अगर वेक्टर्स में से एक प्लेन पास नहीं हो रहा है, अभी देखो ए बी और इसको मान लो सी, तो इन सब में से एक ही प्लेन पास कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गए द वेक्टर्स विच बिलोंगिंग टू अदर प्लेन, अलग अलग प्लेन में रहने वाले वेक्टर्स हैं। तो इन वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये दोनों के दोनों टाइप्स हम लोगों ने डिसाइड कर दिए, कोप्लानर और नॉन कोप्लानर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखा, कोप्लानर, नॉन कोप्लानर, और ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर मैंने पहले ही पैरेलल वेक्टर के साथ एक्सप्लेन किया था। मतलब जो एक लाइन में है या दो जो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इनको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर, और जो एक लाइन रिप्रेजेंट नहीं करते या नॉन पैरेलल वेक्टर्स है उनको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर। ठीक है। लेकिन इसमें और कुछ टाइप्स में ऐड करना चाहता हूं। इसमें एक टाइप में ऐड करना चाहता हूं, तो ये हो गए 10, तो मैं 11 एक टाइप ऐड करना चाहता हूं इसमें, जिसका नाम है को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है। 12 नंबर का मैं ऐड करना चाहता हूं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। 13 नंबर का मैं ऐड करना चाहता हूं नल वेक्टर, नल वेक्टर किसको बोले। एंड 14 वेक्टर में डिस्कस करना चाहता हूं यूनिट वेक्टर। वैसे तो वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स है दोस्तों, लेकिन ये जो इतने टाइप्स है हमारे काम के हैं। तो अब हम लोग चलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है। तो चर्चा करेंगे हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स के बारे में। तो यहां पे मैं लिखता हूं को इनिशियल वेक्टर्स। तो भाई साहब को इनिशियल वेक्टर्स क्या है? 11 नंबर को इनिशियल, तो नाम ही सजेस्ट करता है, देखो यहां पे को सेम, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मतलब जो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। या इससे बेस्ट बोलता हूं, मैंने क्या बोला, सेम कौन सा पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इनका कौन सा पॉइंट सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। या इसको और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, है ना, टेल, इनकी जो टेल्स है एट सेम पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनकी टेल्स सेम पॉइंट पे है। सपोज मान लो कि मेरे पास ये 3 वेक्टर्स प्रेजेंट है, ये ए वेक्टर प्रेजेंट है ऐसे, ये बी वेक्टर प्रेजेंट है ऐसे, और ये सी वेक्टर प्रेजेंट है ऐसे। तो अब मैंने क्या किया, इन सबकी टेल्स देखो, यहां पे टेल्स प्रेजेंट है ना सबकी, तो मैंने ऐसे एक पॉइंट मार्क कर लिया ओ। सपोज मान लो कि यहां पे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया ओ, और ये ओ पॉइंट मार्क करने के बाद मैंने हर एक वेक्टर को पैरेलली मूव किया। तो मैंने इस बी वेक्टर को यहां पे आके रखा, तो ये मेरे पास हो गया बी वेक्टर ऐसे, बराबर, और ये बी वेक्टर की टेल बराबर यहां पे मैंने कोइंसाइड कर दी। ए वेक्टर को मैंने पैरेलली मूव किया। अगर किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलल मूव करते हैं तो वो वेक्टर कभी चेंज नहीं होता, तो पैरेलली मूव किया इसको, और ये ए वेक्टर मैंने यहां पे लगा दिया ऐसे। सिमिलरली अगर मेरे पास ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को भी मैंने पैरेलली मूव किया ऐसे, और इस सी वेक्टर को भी मैंने यहां पे लगा दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास तीनों वेक्टर्स हैं, इन तीनों वेक्टर्स का यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ऑल द 3 वेक्टर्स हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, और इनका अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो हम लोग इन्हें बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट और टेल्स एट अ सेम पॉइंट। तो ये भी खत्म हो गया, ये टाइप खत्म हो गया को इनिशियल। नाउ ऑर्थोगोनल, ये भी देख लो। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर
ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑर्थो है ना, इसको हम लोग, ये जो वर्ड है, ये वर्ड ऑर्थोगोनल, एक्चुअली पूरा वर्ड तुम लोग कंसिडर करोगे ऑर्थोगोनल, इस पूरे वर्ड को हम लोग बोलेंगे 90 डिग्रीज, और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। तो अब मुझे बताओ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब क्या हुआ? ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, है ना, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? तो 90 डिग्री एंगल जो हुआ, इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसका और एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूं? तो हमारे पास एक्स एक्सिस बोल दो यहां पे ऐसे, है ना, वाई एक्सिस यहां पे है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास जेड एक्सिस प्रेजेंट है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स और जेड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वाई जेड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये ऑल द थ्री एक्सिस are perpendicular to each other, hence they are orthogonal vectors, the vectors which are perpendicular to each other. Clear? तो चलो ऑर्थोगोनल का भी टाइप हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप, दैट इज नल वेक्टर। सो बात करते हैं नल वेक्टर के बारे में। सो नल वेक्टर इंपॉर्टेंट वेक्टर है नल वेक्टर। चलो आ जाओ, नल वेक्टर किसे बोले? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, हैविंग 0 मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक नल वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओ वेक्टर, या इसको हम लोग बोलेंगे 0 वेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर इसका तो मैग्नीट्यूड 0 है ना, तो इसकी लाइन की लेंथ कितनी होगी? सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन? लेंथ ऑफ लाइन, है ना। हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग जब भी मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे तो हम लोग वेक्टर के लेंथ से कोरिलेट करेंगे। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। तो अब यहां पे अगर तुम लोग देखो तो तुम लोग देख सकते हो कि ये नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। अब मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब उसको लेंथ होगी क्या? नहीं। और अगर लेंथ नहीं होगी तो वो वेक्टर एक पॉइंट बन जाएगा, और अगर वो पॉइंट बन जाएगा तो बच्चे का नेक्स्ट सवाल आता है क्या? अच्छा सर, अगर ये वेक्टर पॉइंट बन गया तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन किधर है ना? ये इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है तुम्हारे मन में, ठीक है ना। डायरेक्शन कहां पे है बताता हूं। मैं यहां पे सपोज फॉर एग्जांपल खड़ा हूं, तो बोलो मैं लेफ्ट में जा रहा हूं कि राइट में? तो कोई लोग बोल सकते कि सर आपकी वेलोसिटी 0 है लेफ्ट की डायरेक्शन में, कोई बोल सकते कि आपकी वेलोसिटी राइट में 0 है, कोई बोल सकते कि आपकी वेलोसिटी अप 0 है, या कोई बोल सकते कि आपकी वेलोसिटी डाउन 0 है। तो अगर मेरी वेलोसिटी ही अगर 0 है और अगर मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं तो डायरेक्शन का कुछ मतलब रहेगा क्या? नहीं। तो तुमको जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में तुम लोग इनिशियल डायरेक्शन ले सकते हो, तुमको जिधर चाहिए उधर ले सकते हो नल वेक्टर की डायरेक्शन। इसका मतलब इसका डायरेक्शन कोई फिक्स्ड नहीं है, इसका डायरेक्शन है आर्बिट्ररी। इट हैज एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो इसकी इनिशियल डायरेक्शन तुम जो चाहिए वो ले सकते हो, बिकॉज ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। तो नल वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई साहब नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, दूसरा नल वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नल वेक्टर से किसी को मल्टीप्लाई किया गया तो उसका आंसर नल वेक्टर होगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई किया, इंफिनिटी को छोड़ के, तो किसी भी अगर नंबर को हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर जैसे 0 आता है, वैसे ही नल वेक्टर को
अगर हम लोग किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 0 वेक्टर ही आएगा, उसका आंसर नल वेक्टर आएगा, और नल वेक्टर किधर भी नहीं जाता, उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है। तो इसी के साथ हम लोगों ने नल वेक्टर को भी कंप्लीट किया। एंड लेट अस फोकस आवर अटेंशन टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ध्यान दो यहां पे। यूनिट वेक्टर, जब वेक्टर की बात होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर यही है, यूनिट वेक्टर। और इस वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि ये दूसरे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। देखो यहां पे ध्यान दो, मैं ये 3 एक्सिस निकालता हूं, ठीक है ना। मान लो कि ये y एक्सिस प्रेजेंट है, ये मान लो हमारे पास ये x एक्सिस प्रेजेंट है, और ये मान लो हमारे पास z एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यूनिट वेक्टर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस प्रेजेंट है, बराबर। अब मुझे ये ओरिजिन, हम लोग ये ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं, है ना। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि x एक्सिस कितना दूर है, मतलब क्या बात कर रहे हो सर, तू ओरिजिन से कितना दूर तक x एक्सिस को देख पाएगा। मैंने बोला कि तू x एक्सिस का लास्ट ढूंढ, तो तुम लोग बोलोगे कि सर हाँ सर इंफिनिटी है, इंफिनिटी तक इधर, ये इंफिनिटी तक इधर, ये इंफिनिटी तक ऊपर, ये इंफिनिटी तक नीचे, ये इंफिनिटी तक ऐसे, ये इंफिनिटी तक ऐसे। इसका मतलब हमारे पास जो तीनों एक्सिस है वो एक्सिस इंफिनिटी तक जाते हैं, बराबर। और न जाने इनके डायरेक्शन में हम लोग कितने वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर बार एक्स एक्सिस में जाना, इसका मतलब क्या इंफिनिटी तक जाना ऐसा होगा क्या? अच्छा ठीक है, तुमको मैं एक आध एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि तुम लोग रोड पे यहां पे खड़े हो, कुछ नहीं, कटोरा वगैरह हाथ में नहीं है तुम्हारे, टेंशन मत लो। तुम लोग रोड पे खड़े हो यहां पे, ऐसे ध्यान दो, ठीक है। ऐसे ही मजाक किया, सीरियस मत ले। तो रोड पे खड़े हो तुम लोग यहां पे। अब क्या है कि एक कार आती है वहां से, ठीक है। ये कार प्रेजेंट है, भी कार में एक लड़की है, बोलती है अरे ओ भैया इधर ध्यान दो, बोले, है ना। तब तुम लोग बहुत ही नाराजगी के साथ वहां पे खड़े होते हो। अब बोलो मैडम क्या है? तो वो पूछती है तुम्हें कि भाई साहब ये पूना जाने वाला रोड किधर है और पूना किस डायरेक्शन में आता है। तो अब तुम लोग क्या करोगे कि पूना जाना है, 1 मिनट मैडम, इस मैडम की गाड़ी में बैठ के उसको पूना तक छोड़ के आओगे। पूना तक छोड़ के आओगे क्या? मतलब तुम्हारा कुछ भरोसा भी नहीं, तुम लोग छोड़ भी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको उसने ये पूछा कि पूना तक का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा उसने हमें, पूना तक कितना दूर है वो जाने का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा उसने। उसने हमें क्या पूछा? पूना जाने के लिए डायरेक्शन कितनी चाहिए, डायरेक्शन किधर है, पूना किधर है। इसका मतलब वो ये नहीं पूछ रही है कि यहां से पूना तक तुम चल के बताओ, ये 350 किलोमीटर जो भी है यहां से, उसका तुम लोग वेक्टर निकाल के बताओ, बराबर है। वो ऐसा पूछ रही है कि पूरा का पूरा वेक्टर तुम लोग चल के बताओ, नहीं। उसका सिंपल केस है कि पूना जाने के लिए डायरेक्शन किधर है, और तुमको अगर डायरेक्शन पूछी है तो तुम लोग सिर्फ उस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, बराबर। तो हाँ, तुम लोग हाथ से पॉइंट करो या फिंगर से पॉइंट करोगे, लेकिन तुम लोग उस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, और इस पॉइंट की वजह से उसको समझेगा कि उसको इस डायरेक्शन में जाते रहना है। तो डायरेक्शन बताने के लिए तुम्हें हर बार पूरा वेक्टर बताने की जरूरत नहीं है। हर बार तुम्हें पूरा वेक्टर बताने की जरूरत है क्या डायरेक्शन बताने के लिए? नहीं, तुमको सिर्फ उस के डायरेक्शन में पॉइंट करना है, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलोगे सर पॉइंट करना इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पॉइंट करना है तो तुम लोग आधा भी पॉइंट कर सकते, है ना। तुम लोग 3/4 भी पॉइंट कर सकते, ठीक है, या तुम लोग 5 टाइम्स भी पॉइंट कर सकते। इसका मतलब क्या है कि तुम लोग ऐसे भी बता सकते पूना उधर, तुम लोग ऐसे बता सकते पूना उधर, या तुम लोग 5 मीटर चल के बता सकते कि भाई साहब पूना उधर है। तुमको सिर्फ पॉइंट ही करना है। लेकिन इसमें मजेदार बात देखो, हमको सिलेक्शन ऐसा करना है कि जिसकी वजह से वेक्टर में कोई भी चेंज ना आए। क्या बोला मैंने?
तुमको सिलेक्शन ऐसा करना है कि तुम्हें वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आए। तो अभी 350 किलोमीटर अगर हमें जाना है तो 350 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है डायरेक्शन के साथ तो मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यूनिट डायरेक्शन से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाफ डायरेक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 3/4 डायरेक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 5 डायरेक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग इसको हाफ डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, 5 पॉइंट से अगर तुम लोग चेंज करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड न चेंज करते हुए डायरेक्शन बतानी है। तो अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड न चेंज करते हुए डायरेक्शन बतानी है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू में चेंज नहीं होता? 1। किसी नंबर को अगर तुम लोग 1 से मल्टीप्लाई करो तो इसके डायरेक्शन में कोई बदलाव, इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए फिजिक्स में ऐसा एक वेक्टर बनाया गया, यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर बनाया गया कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1। ऐसा वेक्टर जो दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, मतलब ये पूना के डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है, लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने 1 लिया, यूनिट मैग्नीट्यूड वाला ये वेक्टर है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे फ्रैक्शन वाले वेक्टर्स लेते और इससे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड हमें चेंज करना पड़ता। अगर मैं यहां पे हाफ लेता तो मुझे यहां पे 700 लिखना पड़ता और वो कैलकुलेशन को बढ़ाता। इसकी वजह से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर डिफाइन किया कि वेक्टर भले कितना ही लंबा हो, कितना भी छोटा हो, हम लोग उसके डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालेंगे जिसका नाम होगा यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस तो बहुत लंबा है, तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग ने स्टैंडर्ड माना है आई कैप, और यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, उसके ऊपर कैप निकालते हैं। लेकिन हर बार ना अगर ये वेक्टर्स तुम लोग लिख रहे हो आई, जे और के, है ना, ये यूनिट वेक्टर्स ही हैं। सर आपने आई के बारे में बताया, ओके, तो मैं जे के बारे में बताऊंगा। जे ये यूनिट वेक्टर वाई के डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग बोलेंगे जे कैप, और के ये वेक्टर इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है और इसको हम लोग बोलेंगे के कैप, जेड के डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को ऐसा टोपी पहना के बताते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। लेकिन ये आई जे के इतने फेमस है ना दोस्तों कि तुम्हें अभी इनको कैप लगाने की ऐसे कोई 100% जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग नॉर्मली आई जे के भी लिख लेते हो ना तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में ही चर्चा कर रहे हो। तो सपोज अगर मैंने लिखा 2i वेक्टर, सपोज मैंने यहां पे कौन सा वेक्टर लिखा, एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा कि सर 2i वेक्टर है ना, 2i वेक्टर, और मैंने यहां पे लिखा सपोज मीटर। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ऐसा है सर कि हमें 2 मीटर जाना है। ये मीटर तो मैग्नीट्यूड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, आई कैप के डायरेक्शन में जाना है। तो तुम्हें पहले आई कैप की डायरेक्शन सोचनी पड़ेगी। आई कैप की डायरेक्शन इधर है, तो इस आई कैप के डायरेक्शन में तुम्हें जाना है, कितना जाना है, 2 मीटर। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। आई कैप के डायरेक्शन में 2 मीटर जाना है। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल में किसी ने बोला कि 5j और इसको उसने बोला मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लोग सबसे पहले जे कैप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। जे कैप डायरेक्शन कहां पे है वो देखोगे, तो जे कैप वाई डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और उस जे कैप के डायरेक्शन में हमें कितना जाना है, तो हमें 5 मीटर जाना है। तो जे कैप डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया, और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद यहां से तुम लोग ऊपर जाओगे, ये दिख रहा है ना तुम्हें, तो यहां से यहां तक, तो ये
जे कैप की डायरेक्शन में 5 मीटर चला। अगर मैंने तुम्हें ऐसा बोला, सपोज 2i प्लस 5j मीटर, देखो मैंने यहां पे कैप नहीं लिखा है, बराबर है, लेकिन समझ लेना i और j के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो यूनिट वेक्टर के बारे में ही है। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं 2i प्लस 5j। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग 2i के डायरेक्शन में गए और 5j के डायरेक्शन में गए। इसका मतलब ये ऐसा हुआ कि हम लोग यहां से निकले, 2 मीटर i के डायरेक्शन में चले, पहले x आया तो i के डायरेक्शन में चले और यहां से यहां तक ऐसे ऊपर गए। ठीक है, इसी वेक्टर को मैं पैरेलल यहां पे लिख सकता हूं, तो मेरे पास ये वेक्टर ऐसे आ जाएगा, देखो ये ऐसे, और मैं 5 मीटर j के डायरेक्शन में चला, बराबर। तो 2i मैं x एक्सिस में चला एंड बाद में 5j तो मैं y डायरेक्शन में चला, तो यहां से यहां तक मैं ऐसे मार्क कर सकता हूं। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स प्रेजेंट हो तो हम लोग किसी भी वेक्टर को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी आराम से बता सकते हैं। तो अगर मैंने बोला होता 3i तो 3 x एक्सिस में चलते, और मैंने बोला -5j, मैंने क्या बोला? 3i बोला और मैंने बोला -5j, इसका मतलब क्या हुआ? 3i तो i के डायरेक्शन में 3 चला, अब -5j तो ये 3 चलने के बाद -5j, इसका मतलब मैं नीचे चला, बराबर। अगर मैंने बोला सपोज 10k, क्या बोला मैंने? 10k, तो 10k अगर मैंने बोला तो इसका मतलब क्या हुआ? i मतलब x डायरेक्शन में, y मतलब j डायरेक्शन में, k मतलब z डायरेक्शन में। तो मैं ये 10 मीटर ऐसे z डायरेक्शन में चला, इसका मतलब प्लेन के बाहर आया मैं ऐसे। सो ये 1 मीटर 2 मीटर 3 4 5 ऐसा करते करते 10 मीटर में यहां पे आया, तो मैं k डायरेक्शन में 10 मीटर चला। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय द वे, किसी भी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ये i j के 3 ही वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स नहीं है, अनगिनत यूनिट वेक्टर्स है। लेकिन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के स्टैंडर्ड अगर बोला जाए तो i j के ऐसे 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। और अगर तुमको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी चाहिए तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तुम लोग लिख सकते हो। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, यहां पे मैं लिख लेता हूं। यूनिट वेक्टर अगर तुम्हें कभी भी निकालना हो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर तुम्हें निकालना हो, तो इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। गिवन वेक्टर जो भी तुम्हें दिया गया है, गिवन वेक्टर जो भी तुम्हें दिया है, पूरा का पूरा वेक्टर यहां पे लिख लेना। ये वेक्टर रहेगा पूरा, और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो दिए हुए किसी भी वेक्टर को जब तुम लोग उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो इसको हम लोग सपोज ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर प्रेजेंट है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अब ये मैग्नीट्यूड लिखने का और एक तरीका है ए वेक्टर, और यहां पे ऐसा मॉड भी लेके लिख सकते हो, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो हमें क्या मिलेगा? ए कैप। तो ए कैप मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर मिला। किसके डायरेक्शन में? गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में। बहुत सारे बुक्स अगर तुम लोग देखो ना तो बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा है। क्या लिखा है? कि उन्होंने ए वेक्टर का फॉर्मूला लिखा है। देखो, तो ए वेक्टर का फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर इक्वल टू, इसको मैं इधर डाल देता हूं, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड आ गया, इनटू ए कैप। यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, डॉट ना क्रॉस, कुछ नहीं। तो बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है? यूनिट वेक्टर से हमें डायरेक्शन अलग पता चलती है ना। यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन अलग पता चलती है, और यूनिट वेक्टर को देखो तो हमें इमीडिएटली मैग्नीट्यूड अलग पता चलता है। जैसे कि तुम लोगों ने यहां पे देखा, तो यहां पे ये डायरेक्शन पता चली के कैप, और इमीडिएटली तुम्हें मैग्नीट्यूड पता चल गया 10।
तो के कैप के डायरेक्शन में 10, वैसे ही ए कैप के डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर सेपरेट्स, यूनिट वेक्टर अलग करता है। क्या अलग करता है? यूनिट वेक्टर सेपरेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम द गिवन वेक्टर। सो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेपरेट करता है और उसकी डायरेक्शन सेपरेट करता है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर सेपरेट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डन। तो ये यूनिट वेक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? पहला पॉइंट, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। दूसरा पॉइंट, यूनिट वेक्टर को अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तीसरा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेपरेट करता है। तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड पता है तो हम लोग वो वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर्स निकाले हैं, जैसे कि x के डायरेक्शन में i, y के डायरेक्शन में j एंड z के डायरेक्शन में k, और ये स्टैंडर्ड है। और अगर यूनिट वेक्टर बताना है हमें तो हमें ये i कैप, j कैप और k कैप ऐसे यहां पे लिखना पड़ेगा। लेकिन ये i j के बहुत स्टैंडर्ड बार हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए i j k के बारे में हम लोग कैप नहीं लिखते। लेकिन अगर दूसरा कोई a b c ऐसा कोई तीसरा वेक्टर अगर तुम लोगों ने लिया तो तुम्हें इसको कैप से इंडिकेट करना पड़ेगा। आई जे के का उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तुम लोग नॉर्मली भी आई जे के लिखोगे तो वो यूनिट वेक्टर्स ही कहलाएंगे। और इसी के साथ हम लोग ये 14 पॉइंट भी कंप्लीट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।